हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी का पेडागोजी, जो कि आपका सेकंड पेपर का है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी हिंदी पूछा जाता है और उसमें भी 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है हम हिंदी का पेडागोजी की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास में भी ये जो कि सेकंड क्लास है, आज की क्लास में भी हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आप इस क्लास में, या फिर इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी आप जान पाएंगे या देख पाएंगे कि जो पेडागोजी पूछी जाती है उसका लेवल कैसा है। ठीक है, और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर पेडागोजी आता है और काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। 15 नंबर का तो पेडागोजी हर सीटेट एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकेंड हो, दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये जो है क्लासेस से हेल्पफुल रहे और उनको हेल्प मिले एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि रमा कक्षा में वाक्य भेद पढ़ा रही है। रमा जो है एक कह सकते हैं टीचर है, जो कि क्लास में वाक्य भेद एक सब जो है टॉपिक है हिंदी का, उसको पढ़ा रही है। वह सबसे पहले वाक्य के विभिन्न भागों की व्याख्या करती है और उसके बाद वह समझाती है कि किस तरह से भिन्न भिन्न शब्द मिलकर एक समग्र वाक्य बनते हैं। रमा किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही है, यानी कि एक टॉपिक है वाक्य भेद, वो जो टीचर है रमा वो पढ़ा रही है। सबसे पहले वो क्या करती है कि एक वाक्य होता है और उसमें जो विभिन्न भाग है, मान लीजिए ये वाक्य अमूर्त से मूर्त की ओर दिया हुआ है, एक पूरा वाक्य, इससे बड़ा भी वाक्य हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा वाक्य है, तो उस क्या करती है कि सबसे पहले उसके अलग अलग जो है जो पूरा वाक्य है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करती है। उसके बाद वो समझाती है कि किस तरह से भिन्न भिन्न शब्द मिलकर एक, यानी कौन कौन से, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, ये अलग अलग शब्द एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो समझा रही है। तो यहाँ पे बताना कि रमा अगर इस तरीके से बता रही है तो कौन से सिद्धांत का अनुसरण कर रही, कौन से सिद्धांत का पालन कर रही है वो। क्या वो अमूर्त से मूर्त की ओर एक सिद्धांत उसका पालन कर रही है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या फिर श्रेणीकरण से चयन की ओर। तो जो रमा है, जो कि एक क्लास की जो है टीचर है, वो जो टॉपिक है वाक्य भेद उसको पढ़ाते समय बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है। और किस तरीके से समझाती है कि जो भी वाक्य दिया है उसको पहले डिवाइड करती है अलग अलग भागों में, उसके बाद समझाती है कि इसमें जो शब्द दिए हैं सभी शब्द अलग अलग हैं, उन्हीं को मिलाकर एक शब्द बनता है। तो क्या करती है वो अमूर्त से मूर्त की ओर एक सिद्धांत है उसका पालन कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है कि वो बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों को समझा रही है। तो अमूर्त से मूर्त की ओर जो है विधि होता है, इसको हम कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर पढ़ाती है। ठीक है, यानी वो सामान्य तरीके से जो है सरल से विशिष्ट की ओर कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का पालन कर रही है। तो ज्ञात से अज्ञात नहीं कर रही है, विश्लेषण या संश्लेषण की ओर नहीं, श्रेणीकरण का यूज नहीं है, बल्कि अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सुधा कक्षा 7 में पढ़ाती है। उसके पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि वह स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग कर सके। ठीक है, अपने पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिए वह सूचना देने, सहमति प्रकट करने, माफ़ी मांगने, निवेदन करने, विश्वास दिलाने जैसी क्रियाओं के आधार पर संवाद सृजित करती है या सृजित करती है। वह किस तरह के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही है। ठीक है, एक जो है अध्यापिका है सुधा, वो कक्षा 7 को पढ़ाती है। तो उसके पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि वह स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग कर सके। वो जो उसका उद्देश्य है कि अगर किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करना है तो भाषा का प्रयोग कर सके। अपने पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिए वह सूचना देने, सहमति प्रकट करने, माफ़ी मांगने, निवेदन करने, विश्वास दिलाने जैसी क्रियाओं के आधार पर संवाद जो है सृजित करती है। तो वह किस तरह के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही है। क्या वो व्यवहारिक पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही है, या फिर कौशल आधारित पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही है, या फिर संरचनात्मक पाठ्यक्रम का, या फिर कार्य आधारित पाठ्यक्रम का जो है अनुसरण यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सुधा कक्षा 7 में पढ़ाती है। उसके पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि वह स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग कर सके। वो जो उसका उद्देश्य है कि अगर किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करना है तो भाषा का प्रयोग कर सके। अपने पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिए वह सूचना देने, सहमति प्रकट करने, माफ़ी मांगने, निवेदन करने, विश्वास दिलाने जैसी क्रियाओं के आधार पर संवाद जो है सृजित करती है। तो वह किस तरह के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही है। क्या वो व्यवहारिक पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही है, या फिर कौशल आधारित पाठ्यक्रम का, या फिर कार्य आधारित पाठ्यक्रम का जो है अनुसरण यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो सुधा है वो क्या कर रही है, वो कार्य आधारित पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही है। ठीक है, कार्य आधारित जो पाठ्यक्रम होता है उसमें केंद्रित जो होता है वो कार्य को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानकर सभी विषयों और जो क्रियाएं होती हैं उनकी शिक्षा उसी केंद्रित कार्य का आधार बनाकर दी जाती है। यानी कि एक केंद्र मान लिया जाता है, ठीक है, उसको जो है केंद्र जो शिक्षा होता है उसको केंद्र बनाकर जो है चीज़ों को समझाई जाती है। तो यहाँ पे किसका अनुसरण कर रही है, कार्य आधारित पाठ्यक्रम का। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण अनुवाद विधि को विशेषता नहीं है। यानी क्या बता रहे हैं, निगेटिव बताना है कि कौन सी व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता को नहीं बताता है। ठीक है, पहला दिया है कि व्याकरण निर्धारित तरीके से पढ़ाई जाती है। ठीक है, दूसरा कि व्याकरण नियमों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाई जाती है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन क्या है, निगेटिव है। व्याकरण जो है निर्धारित तरीके से पढ़ाई जाती है, हर चीज़ का एक निर्धारित होता है, यानी कि जो व्याकरण का एक नियम होता है वो निर्धारित होता है पहले से, तो ये ठीक है, पॉजिटिव है। व्याकरण नियमों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाई जाती है। अगर आपको व्याकरण पढ़ना तो हर व्याकरण के अलग अलग नियम होते हैं, हर चीज़ सीखने के अलग अलग नियम होते हैं, उनका अनुसरण करके पढ़ना होता है, तो ये भी सही है। लेकिन वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, ये गलत है। यहाँ पर अगर प्रोत्साहित किया जाता होता तो सही होता, लेकिन क्या कह रहा है कि वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ये ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, और हमें निगेटिव ही बताना है क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। द्विभाषा शब्द सूची के माध्यम से शब्द भंडार सिखाया जाता है, ये भी सही है आपका। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषणात्मक शिक्षण की विशेषता है। निम्न में से कौन सी संप्रेषणात्मक शिक्षण की विशेषता है। ठीक है, पहला दिया है कि अवधारणाओं या स्थितियों के शिक्षण का कोई व्यवस्थित प्रारूप नहीं है। दूसरा दिया है कि इस विधि में समस्या समाधान गतिविधियां केंद्र में नहीं है। तीसरा है कि अध्यापक बच्चों से बच्चों की ही तरह बात करते हैं। और चौथा ऑप्शन है इस विधि में व्याकरणिक दक्षताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी जो संप्रेषणात्मक शिक्षण है उसकी जो विशेषता होती है, खासकर तो ये विशेषता होती है कि जो संप्रेषणात्मक शिक्षण मतलब जिससे हम बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे हमारी जो मातृभाषा होती है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको बोलते समय हम क्या करते हैं कि जो व्याकरण होता है उसका हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हमारी जो पारिवारिक लैंग्वेज होती है, जो हम सीख चुके होते हैं बचपन से, वही चीज़ें हम बोलते हैं, उसमें ये नहीं ध्यान रखते कि जो हम बोल रहे हैं उसका जो व्याकरण शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। ठीक है, तो जो संप्रेषणात्मक शिक्षण का मतलब होता है ऐसी शिक्षण या ऐसी जो है भाषा जो हम पढ़ते हैं जिसका यूज हम बातचीत करने में करते हैं, संप्रेषण करने में, अपने बातों को आदान प्रदान करने में या दूसरों से अपनी अभिव्यक्ति करने में यूज करते हैं। तो उसकी जो खास विशेषता होती है वो ये है कि इसमें हम व्याकरणिक दक्षताओं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेकिन अगर हम बात करें CBSE की तरह जो क्योंकि जब जैसे जो है एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में जो है एक आंसर की जारी की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला मान रहे हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो ये है कि इस विधि में व्याकरणिक दक्षताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे मानने से नहीं होगा, जो CBSE की तरफ से आंसर की जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहला बता रहे हैं कि अवधारणाओं या स्थितियों के शिक्षण का कोई व्यवस्थित प्रारूप नहीं है। ये संप्रेषणात्मक शिक्षण की विशेषता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में कभी जो है आपका एग्जाम होता है उसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपका पहला ऑप्शन है तो पहला ही लगाइएगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन स्किप नहीं दिया है तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्य भाषिक विधि की विशेषता नहीं है। यानी कि आपको क्या बताना है, निगेटिव जो है, जो ऑप्शन निगेटिव है वो आपको यहाँ पे सही करना है। क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्य भाषिक विधि की विशेषता नहीं है। पहला कि भाषा का प्रत्येक तत्व पृथक पृथक रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि यह मुख्य रूप से पठन और वाचन पर केंद्रित है। जी नहीं, भाषा का जो विधि होता है, कोई भी विधि है, उसकी जो विशेषता होती है वो ये नहीं होती कि आप मुख्य रूप से पढ़ने और बोलने पर जो है केंद्रित हो। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा कि यह मुख्य रूप से श्रवण और वाचन यानी सुनने और बोलने पर केंद्रित है। ठीक है, इसमें प्रतिरूपों को बहुत अधिक ड्रिल कराई जाती है, ये भी सही है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, निगेटिव है, यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समध्वनीय समध्वनीय विषम ध्वनीय शब्दों वाले भाषाओं खेल किसका विकास करने में मदद करते हैं। यानी समध्वनि जो होते हैं या फिर जो विषम ध्वनि शब्द होते हैं
ऐसे शब्द भाषाओं वाले खेल जो होते हैं किसका विकास करने में मदद करते हैं? क्या ये शब्द भंडार में जो है मदद करते हैं, या फिर विषम के समय ध्वनि के लिए, या फिर वाचन के समय स्वर शैली के लिए, या फिर वाचन के समय विराम चिन्ह के लिए क्या होते हैं, प्रभावशाली होते हैं या मदद करते हैं? तो जो सम ध्वनि होते हैं या फिर जो विषम ध्वनि वाले जो ध्वनि शब्द वाले भाषाई खेल होते हैं वो जो है शब्द भंडार का विकास करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। चाहे वो सम ध्वनि वाले शब्द हों, यानी कि एक साथ जो है एक तरीके से जो बोले जाने वाले शब्द हों, एक ध्वनि में बोले जाने वाले शब्द हों, या फिर अलग अलग ध्वनि वाले शब्द हो, जो अलग अलग ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं वो जो है किसका विकास करने में मदद करते हैं, वो शब्द भंडार का विकास करने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द विद्यार्थियों को किसमें मदद नहीं करेंगे? लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द जो है विद्यार्थियों की किसमें मदद नहीं करेंगे? पहला है कि लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द नए पाठकों में आत्मविश्वास पैदा करेंगे। दूसरा है कि बच्चों को अधिक कठिन शब्दों को समझने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। तीसरा दिया है कि लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द अच्छी तरह से पठन के लिए संकेत देते हैं। और चौथा है कि लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द शब्दों का अर्थ समझने के लिए संकेत देते हैं। तो जो लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द होते हैं वो विद्यार्थियों या फिर जो बच्चे होते हैं उनको शब्द को समझने में कठिन होते हैं, लेकिन इनका जो मदद होता है वो संदेहास्पद होता है। यानी कि जो लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द होते हैं वो विद्यार्थी को किसमें मदद नहीं करेंगे? तो वो किसमें मदद नहीं करेंगे? वो जो है लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द अच्छी तरह से पठन के लिए संकेत देते हैं। ये इसका जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि जो लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द होते हैं वो नए पाठकों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं, ठीक है, ये सही है। बच्चों को अधिक कठिन शब्दों को समझने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द अच्छी तरह से पठन के लिए संकेत देते हैं, ये ऑप्शन गलत है। और लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द शब्दों का अर्थ समझने के लिए संकेत देते हैं, ये ऑप्शन क्या है, सही है। और यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव को ही हम सही आंसर मानेंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सुधा अपने विद्यार्थियों में बारीकी से पठन का कौशल विकसित करना चाहती है, कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी रहेगी? यानी बारीकी से पढ़ने के लिए कौन सी जो है गतिविधि सबसे अच्छी रहेगी? पहला कि एक समान विषयों पर कविताओं की खोज करना, या फिर शब्दकोश में शब्द की खोज करना, शब्दकोश जो डिक्शनरी होती है उसमें शब्द की खोज करना, या फिर पत्रिका के किसी पत्ते की खोज करना, या फिर एक समान विषय वाली कहानियों की खोज करना, ठीक है। तो बारीकी से पढ़ने का मतलब ये होता है कि गहराई से पढ़ना या गहराई से समझना। किसी भी टॉपिक को जो अगर आप पढ़ते हैं तो बारीकी से पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ही जो है गहन पढ़ रहे हैं, बहुत ही सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा जो है कौशल का विकसित करना चाहती है, यानी कि अगर आप कोई भी विद्यार्थी है वो बारीकी से पठन का कौशल जो है विकसित करना चाहती है या विकसित करना चाहती है अपने आप में खुद में, तो कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी रहेगी? तो वो रहेगी इसमें शब्दकोश में शब्द की खोज करना। यानी जो डिक्शनरी है अगर उसमें जो है किसी भी शब्द की खोज करना है तो जाहिर सी बात है कि बारीकी से पढ़ेगी तभी उसका खोज कर पाएगी। अगर वो सरसरी तरीके से पढ़ती है, सरसरी नज़र में, तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुहावरों, लोकोक्तियों, वाक्य रचनाओं का ज्ञान विद्यार्थियों की किस बात में मदद नहीं करेगा? क्या करना है आपको? यहाँ पे निगेटिव बताना है। कहीं भी नहीं दिया हो तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लेना है या गोला कर लेना है, ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ पे जो आंसर करना है वो निगेटिव में करना है, ठीक है। तो जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं वाक्य रचनाओं के ज्ञान के में विद्यार्थियों की किस बात में मदद नहीं करेगी? क्या वो शब्द भंडार का विकास करने में मदद नहीं करेगी, या फिर गठन कौशल करने में, या फिर जो है यहाँ पे पठन कौशल हो गया, यानी कि पढ़ने का जो कौशल होता है, ठीक है, या फिर जो है हस्तलेख में या लेखन कौशल में। तो जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं उनकी रचनाओं करने के ज्ञान में जो विद्यार्थी होते हैं उनको किस बात में मदद नहीं करेगा? तो ये करेगा पठन कौशल में, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है, अपना पढ़ने का जो कौशल है उसको सही करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप मुहावरे लोकोक्तियाँ रटेंगे, आप उनको समझेंगे तभी आपका जो पढ़ने का कौशल है वो जो है क्लियर होगा। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत होगा, ठीक है। यानी आपको क्या बताना है? निगेटिव बताना है, तो पठन कौशल इसका निगेटिव आंसर होगा, ठीक है।
जो मुहावरे, लोकोक्ति और वाक्य रचना होते हैं उनके ज्ञान के लिए विद्यार्थियों की पठन कौशल में मदद नहीं करेगा। यानी पढ़ने का जो कौशल विकसित करता है विद्यार्थी, उसमें कोई हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पे पठन कौशल होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में नाटक के प्रयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है। क्या बताना है आपको, यहाँ पे निगेटिव बताना है। ध्यान रखना है आपको, अगर आप पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो आपको निगेटिव को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो कई नंबर आपके कट जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आप सारे क्वेश्चन जो है सही करके आए हैं, लेकिन ऐसे ही नंबर फिर आपके कटते हैं और आपको फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सारे क्वेश्चन सही करके आए हैं, लेकिन निगेटिव को आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर निगेटिव ध्यान नहीं देंगे तो कई नंबर आपके कट सकते हैं आपके एग्जाम में। तो कक्षा में नाटक के प्रयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है। पहला है कि नाटक का प्रयोग केवल बड़े विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं कि जो नाटक का प्रयोग सिर्फ बड़े विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी समझाने के लिए, उनको भी चीज़ों को जो है अच्छे से समझाने के लिए नाटक का प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत है। नाटकों का प्रयोग करके विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के पठन, लेखन, श्रवण और वाचन का विकास किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा कि नाटक एक साथ कई भाषा दक्षताओं के विकास में मदद करते हैं। ये भी सही है। नाटक विद्यार्थियों के लिए कभी भी उबाऊ नहीं होते। ये भी सही है, लेकिन इसका पहला ऑप्शन नेगेटिव है, पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा कि नाटक का प्रयोग केवल बड़े विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। ये गलत होगा और गलत आंसर ही सही होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किस में मदद करता है। भाषा की कक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किस में मदद करता है। पहला, शिक्षार्थियों के बीच अंतरों को और अधिक बढ़ाने में मदद करता है, या फिर प्रामाणिक सामग्री तक सहज पहुंच के लिए मदद करता है। तो बिल्कुल सही। जो भाषा की कक्षा होती है उसमें सूचना संप्रेषण जो तकनीकी होती है, जो सूचना संप्रेषण तकनीकी का मतलब जैसे आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सूचना संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। तो इनका प्रयोग किस में मदद करता है। क्या वो शिक्षार्थियों के बीच अंतरों को और अधिक बढ़ाने में मदद करता है। जी नहीं। प्रामाणिक सामग्री तक सहज पहुंच के लिए जो है ये तकनीकी प्राप्त जो है का प्रयोग अच्छा होता है। तो इसका सेकंड सही है। तीसरा कि विद्यार्थियों में प्रतियोगिता के भाव को और अधिक बढ़ाने में। जी नहीं। विद्यार्थियों को रोजगार देने में। ये भी गलत। इसका सही ऑप्शन सेकंड होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सीटेट की ही तैयारी करनी है, ठीक है, तो इसमें सूचना संप्रेषण की जो तकनीकी होती काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती। सारी चीज़ें आप जो है सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से जानते हैं। जैसे बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन आपको, मान लीजिए सीटेट का एग्ज़ाम कब होना है, कैसे होना है, कहाँ पे होना है, किस तारीख से होना है, ये सारी चीज़ें आपको जो है सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, अखबार हो, कोई भी हो, इन सब चीज़ों से प्राप्त होती हैं। तो प्रामाणिक सामग्री तक सहज पहुंच प्राप्ति के लिए जो है मदद करता है कौन। सूचना संप्रेषण तकनीकी। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करने में तुकबंदियों की विशेष भूमिका है। ठीक है, यहाँ गलत 2 हो गया है 2 बार। ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करने में तुकबंदियों की विशेष भूमिका है क्योंकि बच्चे इन्हें बहुत अधिक पसंद करते हैं, या फिर इनमें दोहराव, तय एवं तुकबंदी होती है, या फिर बच्चे इनमें व्यस्त रहते हैं, या फिर जो है लय और गति होती है। तो जो ध्वन्यात्मक जागरूकता होती है उसको विकसित करने में जो तुकबंदी होती है उसकी विशेष भूमिका होती है, क्योंकि लय और गति देती है। ये क्या करती है, ये जो है लय और गति देती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोज परीक्षण किसका आकलन करते हैं। क्लोज परीक्षण जो है किसका आकलन करते हैं। पहला है श्रवण बोध का, यानी सुनने के बोध का, या फिर पठन यानी पढ़ने के बोध का, वाचन कौशल यानी कि बोलने के कौशल का, या फिर विश्लेषण कौशल का। तो क्लोज परीक्षण जो होते हैं वो किसका आकलन करते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्लोज परीक्षण होता क्या है। ठीक है, तो क्लोज परीक्षण जो होता है एक ऐसा अभ्यास होता है जहाँ पर छात्रों को एक अनुच्छेद प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्लोज परीक्षण कराना है तो एक जो है टॉपिक दिया जाता है, उसमें जो है एक आपको कह सकते हैं पैराग्राफ दिया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ शब्द हटा दिए जाते हैं। ठीक है, और उस जैसे मान लीजिए कि ये पैराग्राफ दिया है तो यहाँ पे कुछ स्पेस कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पूरा, यहाँ पे स्पेस कर दिया गया, फिर यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, बाकी पूरी एक कहानी के रूप में दी गई है, लेकिन कुछ कुछ जगह खाली है।
तो क्या करना होता है कि क्लोज परीक्षण में छात्रों को जो दिए गए अनुच्छेद होते हैं, दिए गए जो पैराग्राफ होते हैं, उनको क्या करना होता है, पूरा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पठन बोध को बढ़ाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कहानी के रूप में आपका जो है पूरा पैराग्राफ दिया गया है और कुछ शब्द वहाँ पे दिए हैं, कुछ लाइन वहाँ पे कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, तो बच्चा जब पढ़ेगा तो चीज़ों को वहाँ पे कौन सा शब्द यहाँ पे रखना है, कौन सा नहीं, वो समझ पाएगा कि अगर हम ये शब्द लिखेंगे तो ये कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी, ये पैराग्राफ पूरा जो है सही फिल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये पठन बोध का जो है क्या करता है, पठन बोध का जो है आकलन करता है। यहाँ पे क्या करता है, पठन बोध का आकलन करता है। ठीक है, लेकिन सीबीएसई जो है उसके अकॉर्डिंग, अगर सीबीएसई की आंसर की के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे वो विश्लेषण कौशल की को मानता है सही आंसर। मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा पठन बोध या पठन कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस कथन से सहमत हैं। आपको बताना है कि आप किस कथन से सहमत हैं। पहला कि लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियों की अनदेखी करनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, अनदेखी नहीं करना है, ये गलत होगा। दूसरा कि लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही। लेखन प्रक्रिया के समय यानी कि अगर आप बच्चों को लिखने के लिए कुछ दे रहे हैं तो उस टाइम के अध्यापक को वर्तनी की गलतियों, अगर बच्चा वर्तनी की गलतियां कर रहा है तो उसको अनदेखी नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि बच्चा जो है कहाँ कहाँ पे वर्तनी में गलती कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा कि लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को इस बात की अनदेखी करनी चाहिए कि विद्यार्थियों ने अपने कॉपी में बहुत अधिक हाशिया नहीं छोड़ा, यानी कि जो है ये होता नहीं कि स्पेस कह सकते हैं, उसको नहीं छोड़ा, तो ये गलत होगा। अध्यापक को बच्चों की कमियों को अनदेखी तो करना ही नहीं है, ये भी गलत है। लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को हस्तक्षेप की अनदेखी करनी चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, किसी भी कमी को, अगर बच्चा कोई भी कमियां कर रहा, कोई भी गलतियां कर रहा, तो टीचर को अनदेखा तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा कि लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है और उसमें सुधार के लिए भी जो है देखना चाहिए कि हम इसमें सुधार खुद कर सकते हैं या बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो वो उसको अलग तरीके से करना है, लेकिन अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में मानचित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अगर एक भाषा शिक्षा यानी लैंग्वेज की क्लास है, उसमें मानचित्र का उपयोग करना है तो किस लिए किया जा सकता है। ठीक है, पहला है कि विद्यार्थियों को दिशा ज्ञान देने या सिखाने के लिए, जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो है दिशा का ज्ञान देने के लिए या फिर दिशा का ज्ञान सिखाने के लिए, तो ठीक है, जो मानचित्र का उपयोग है इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों में दिशाओं का ज्ञान हो। ठीक है, दिशाओं को दिखाने के लिए, मान लीजिए मानचित्र है तो यहाँ पे हम दिखा पाएंगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम, तो एक दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा बच्चों में। ठीक है, विद्यार्थियों को नम्रता से बोलना सिखाने के लिए, जी नहीं। तीसरा कि विद्यार्थियों को सही तरीके से लिखना सिखाने के लिए, जी नहीं। फोर्थ है कि विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनना सिखाने के लिए, जी नहीं। अगर मानचित्र का उपयोग किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं तो उसका उद्देश्य ही यही होता है कि विद्यार्थियों को दिशा का ज्ञान सिखाया जाए, दिशा का ज्ञान बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीबीएसई जो है वो थर्ड ऑप्शन को मानती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है सही आंसर नहीं है, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मानचित्र का उपयोग करने का मतलब ही यही है कि जो है दिशा का ज्ञान दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजता क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं, यह विचार किसके द्वारा समर्थित है। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजता क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं, यह विचार किसके द्वारा समर्थित है। क्या यह व्यवहारवादी है या फिर प्रकृतिवादी द्वारा है या फिर संज्ञानात्मकवादी या फिर रचनावादी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा समर्थित है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहज क्षमता है, यानी जो बच्चे होते हैं उसमें जो भाषा के नियम होते हैं उसमें सहज क्षमता होती है, यानी बच्चे समझ जाते हैं बचपन से ही, एक अगर उनके पास अच्छा माहौल है भाषा को सीखने का, जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं, वो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं, जो एक नियमों की सहज क्षमता होती है।
यह विचार किसके द्वारा समर्थित? तो ये प्रकृतिवादी, यानी कि एक नेचुरल चीज़ें हैं कि बच्चा जो है अगर बचपन में अपने परिवार के द्वारा बोली गई भाषा को सीखता है तो उसमें जो नियम बनाए जाते हैं उसकी सहज जो है क्षमता होती है, वो जो है नियमों को ज़्यादा जो नियम होते हैं नियम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि लड़का है तो उसको बोलेगा कि वो काम करता है, लड़की है तो काम करती है, तो ये एक नियम की सहजता होती है उनके अंतर्गत। तो ये क्या होती है? ये होती प्रकृतिवादी। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना, इससे किसके आकलन में सहायता मिलती है? सटीकता में मिलती है, प्रवाह में मिलती है, बोध में, या फिर स्मृति में? तो विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई जो कहानी है उसको अपने शब्दों में दोबारा कहना, इससे किसके आकलन में सहायता मिलती है? ये मिलती है बोध में। ठीक है, किस में मिलती है? बोध में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही है। पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ समझा रही है, वह अनुच्छेद की एक एक पंक्ति का अर्थ बच्चों की निज की भाषा में समझाती है, वह कक्षा में किस विधि का उपागम कर रही है? ठीक है, यानी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ को समझा रही है और जो भी पैराग्राफ दिया है उसके एक एक पंक्ति के अर्थ को शब्दों की निज की भाषा में नहीं, उनकी जो मातृभाषा है, उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसी भाषा में समझा रही है। तो वह कक्षा में किस विधि उपागम का उपयोग कर रही है, ये बताना है। क्या वो संप्रेषणात्मक उपागम का जो है प्रयोग कर रही है, या फिर संरचनात्मक उपागम का, या फिर श्रव्य भाषिक उपागम का, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि का? तो वो क्या कर रही है? वो व्याकरण अनुवाद विधि का जो है प्रयोग कर रही है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों की एक पाठ पढ़ा रही है। पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ समझा रही है। ठीक है, कहाँ, किस भाषा में? मातृभाषा में। वह अनुच्छेद यानी कि जो पैराग्राफ दिया उसकी एक एक पंक्ति का अर्थ बच्चों की निज की भाषा में समझाती है, यानी कि उनका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है, उनकी जो घर की भाषा होती है उस भाषा में समझा रही है। तो वह कक्षा में किस विधि का उपयोग कर रही है? तो मेरे अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो संप्रेषणात्मक उपागम, यानी कि आपस में बातचीत का जो उपागम होता है उसका जो है प्रयोग कर रही है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से जो आंसर जारी किया गया तो उसमें फोर्थ ऑप्शन दिया है कि व्याकरण अनुवाद विधि का, जो मुझे लगता नहीं कि ये ऑप्शन सही है, मुझे संप्रेषणात्मक उपागम लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग संप्रेषणात्मक उपागम होगा, क्योंकि वो निज भाषा में, यानी कि वो जो है जो आधिकारिक भाषा होती है उस भाषा में नहीं, जो स्कूल की भाषा होती है उस भाषा में नहीं, बल्कि वो बच्चे की जो क्षेत्रीय भाषा है, उसके जो घर की मातृभाषा, उसमें समझाने की कोशिश कर रही है। तो वो एक संप्रेषणात्मक उपागम का उपयोग कर रही है। तो यहाँ पे पहला हो सकता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या है? फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक बच्चों को बिना अंत वाली एक खोजी कहानी सुनाता है, यानी एक जासूसी कहानी सुनाता है। विद्यार्थियों को कहानी में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है और इस तरह से उसका अंत बताने के लिए कहा जाता है। यह कार्य शिक्षार्थियों के किस स्तर के भाषा अधिगम का आकलन करने में मदद करेगा? ठीक है, तो क्या वो निम्न स्तरीय चिंतन में मदद करेगा, मध्यम स्तरीय या फिर उच्च स्तरीय चिंतन, या फिर बोध या समझ पाने के चिंतन में जो है यूज करेगा? चिंतन का स्तर जो है में मदद करेगा। तो वो किस में मदद करेगा? यानी कहानी के अनुसार अगर बच्चों में रहस्य को सुलझाने के लिए एक जो है विधि दी जाती है, एक स्तर दिया जाता है भाषा अधिगम का आकलन करने के लिए, तो उसमें जो है उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, इसी चिंतन के माध्यम से बच्चे रहस्य को सुलझा सकते हैं, यानी उच्च स्तरीय चिंतन के बारे में हमें बताना चाहिए, तभी वो बच्चे जो है जो रहस्यमय चीज़ें दी गई हैं, जो जासूसी कहानी उसके बारे में वो समझ पाएगा। ठीक है, उसके जो रहस्य उसको सुलझा सकता है अगर उच्च स्तरीय चिंतन के बारे में हम उसको सिखाते हैं चीज़ों को। तो ठीक है, यानी जो उच्च स्तरीय चिंतन होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए, तभी बच्चा जो है जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं उनको सुलझा पाएगा। ठीक है, निम्न स्तरीय में तो होगा नहीं, मध्यम में भी नहीं होगा, उच्च स्तरीय में जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई रहस्यमय चीज़ें हैं उसमें दिमाग लगाना है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा दिमाग लगाना होगा, तो वहाँ पे उच्च स्तरीय चिंतन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास का समर्थन नहीं करेगी? ठीक है, कौन सी ऐसी युक्ति है जो बच्चों के भाषा विकास का समर्थन नहीं करेगी? संदर्भ में भाषा अधिगम के लिए अवसर देना। ठीक है, कक्षा में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर देना, आपस में बातचीत करने का अवसर देना, ये भी सही है। ठीक है, यानी यहाँ पे निगेटिव बताना है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा
कि इस तरह की गतिविधियों की योजना बनाना जिसमें बच्चे अर्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए संप्रेषण कर सके। ठीक है, ये भी सही है, पॉजिटिव है। फोर्थ है कि भाषा का मूल रूप से बोलने वालों की बातचीत के प्रभावशाली मॉडल सुनाना और बच्चों को उसकी नकल करने के लिए कहना। बिल्कुल नहीं, नकल करना, चीटिंग करना क्या होता है, गलत होता है। और यहाँ पे हमें क्या बताना है, निगेटिव ही बताना है। ये ऑप्शन निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन हिंदी के पेडागोजी के हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको क्वेश्चन का लेवल पता होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है ये 2023 के जो पेपर आया था उसमें जो है पूछे गए क्वेश्चन है, तो जो हमने डिस्कस किया है। और डिस्कस करने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप सभी ये समझ पाएँ कि जो आपका सीटेट का पेपर सेकंड होता है उसमें हिंदी का जो पेडागोजी आता है किस तरीके से आता है, कौन से लेवल का आता है। जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं वो तो नॉर्मल से होते हैं, जाहिर सी बात उसको आप रट नहीं सकते हैं। कौन सा गद्यांश आ जाए, कौन सा पद्यांश आ जाए आपको नहीं पता होता, बस तरीका होता है कि सॉल्व कैसे करना होता है। लेकिन जो पेडागोजी होती है वो आपको देखना ज़रूरी होता है कि लेवल क्या था पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे और आपकी तैयारी कहाँ तक हो पाई है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेडागोजी के क्वेश्चन रिपीट भी आपको देखने को मिलते हैं। जो आपका गद्यांश और पद्यांश होता है वो रिपीट नहीं मिलते हैं देखने को, लेकिन क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको पेडागोजी देखना, डिस्कस करना एक बार कि किस लेवल का पूछा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती है, अच्छे नंबर लाने में आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम होने से पहले पहले एक पूरी जो है संपूर्ण पेडागोजी की क्लास आएगी जिसमें वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पेडागोजी के। ठीक है, और जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आने की पूरी संभावना होती है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि क्वेश्चन आप जो पूछे जाते हैं वो थोड़े से लेंदी पूछे जाते हैं जिसमें टाइम टेकिंग होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।